तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर की। हाँ, वही मणिपुर, जिसके बारे में आपको न्यूज में तभी सुनने को मिलता है जब कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो जाए। वरना तो देश में इतनी ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती है कि असली मुद्दे बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाते हैं। अब सीन ये है कि मणिपुर फिर से उबल रहा है। और ये कोई नया प्रेशर कुकर नहीं है जो अब भी सीटी मारी हो। ये तो पिछले 3 साल से गैस पर चढ़ा हुआ है। बस हम सब ने गैस ऑफ करने की कोशिश ही नहीं की। 7 अप्रैल की रात को एक हमला होता है और इसमें 2 छोटे बच्चे, एक 5 साल का लड़का और एक 5 महीने की बच्ची, अपनी मां के साथ सोते हुए मारे जाते हैं। अब आप सोचो, इतनी छोटी उम्र में उनका क्राइम क्या था। पुलिस कहती है कि असली टारगेट बीएसएफ जवान का घर था और इसमें कुकी मिलिटेंट्स का हाथ हो सकता है। कुकी ग्रुप्स कहते हैं, भाई हमने नहीं किया। अब सच क्या है? ये वही सवाल है जिसका जवाब हर कोई चाहता है, लेकिन किसी के पास है नहीं। सबसे अजीब बात क्या है? ये हमला उस जगह हुआ जहां से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर भारी सिक्योरिटी तैनात है। आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस, पूरा पैकेज। फिर भी एक 100 मीटर की दूरी से रॉकेट जैसा प्रोजेक्टाइल फायर हो जाता है। मतलब सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि मच्छर भी अंदर न जाए, लेकिन रॉकेट आराम से एंट्री ले लेता है। अब जनता का गुस्सा फूटना तो बनता था। लोगों ने पुलिस स्टेशन घेरने की कोशिश की। सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग लगा दी। सीआरपीएफ ने जवाब में फायरिंग की और 3 लोग और मर गए। यानी अगर आप गुस्से में बाहर निकलो तो भी खतरा, घर में सो जाओ तो भी खतरा। इसके बाद पूरे राज्य में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। सड़कें ब्लॉक, टायर जलाना, सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प, सब कुछ। इंटरनेट बंद कर दिया जाता है क्योंकि सरकार का फेवरेट सॉल्यूशन है, अगर समस्या दिखेगी नहीं तो होगी भी नहीं। वैसे ये इंटरनेट बंद करने का रिकॉर्ड भी मणिपुर ने बना रखा है। इतना लंबा शटडाउन कि वाईफाई भी सोचता होगा, भाई मैं जॉब छोड़ दूं क्या? और याद है वो वायरल वीडियो जिसमें 2 महिलाओं को सरेआम घुमाया गया था? वो घटना मई 2023 की थी, लेकिन वीडियो 2 महीने बाद सामने आया क्योंकि इंटरनेट बंद था। मतलब सच भी अब लोडिंग में अटक जाता है। अब हालात ऐसे हैं कि हर दिन कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। महिलाएं रात में टॉर्च रैली निकाल रही हैं, लोग जवाब मांग रहे हैं। आखिर ये सब कब तक चलेगा? और ऑनेस्टली ये सवाल सिर्फ मणिपुर का नहीं है, कि हम सबका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम तब तक ध्यान नहीं देते जब तक हमारे शहर में ना हो, या फिर जब तक वो वायरल कंटेंट न बन जाए। मणिपुर में आज हालात ऐसे हैं कि लोग अब सरकार पर भरोसा खो चुके हैं। उनके लिए प्रोटेस्ट सिर्फ विरोध नहीं है, ये एक एसओएस सिग्नल है। कोई तो सुन लो। लेकिन असली सवाल है, ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या लोग अचानक एक दिन उठे और बोले चलो आज लड़ाई करते हैं? नहीं भाई, ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप का झगड़ा नहीं है कि तूने मेरा स्टेटस क्यों नहीं देखा। ये मामला बहुत गहरा है। असल में मणिपुर में जो आज हो रहा है उसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। मणिपुर में मुख्य तौर पर 3 बड़े ग्रुप हैं, मैतेई, कुकी और नागा। अब इन तीनों को समझ लो ऐसे जैसे एक ही घर में 3 अलग अलग परिवार रह रहे हों और सबको लगता हो कि ये घर असल में मेरा है। यहीं से कहानी शुरू होती है, जमीन, पहचान और पावर की। मैतेई लोग ज्यादातर वैली, मैदानी इलाकों पदेसाकों में रहते हैं और उनकी आबादी भी ज्यादा है। दूसरी तरफ कुकी और नागा कम्युनिटीज हिल एरिया में रहती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती, ये पावर होती है, पहचान होती है और भविष्य भी। 2023 में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एक बड़ा ट्रिगर मिला जब मणिपुर हाई कोर्ट ने एक सुझाव दिया कि मैतेई कम्युनिटी को भी शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी का स्टेटस दिया जा सकता है। अब सुनने में ये एक सरकारी फाइल मूव जैसा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। अगर मैतेई को एसटी स्टेटस मिल जाता तो उन्हें हिल एरिया में जमीन खरीदने का हक मिल जाता और कुकी नागा कम्युनिटी को लगा, भाई ये तो हमारे इलाके में घुसपैठ हो जाएगी। उनका डर यह था कि जो पहले से पावरफुल है वो और पावरफुल हो जाएगा और हम धीरे धीरे अपनी जमीन, अपनी पहचान खो देंगे। बस यहीं से चिंगारी लगी और फिर वो चिंगारी आग बन गई। मई 2023 में हिंसा शुरू होती है और धीरे धीरे ये इतना बढ़ जाती है कि 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों घर तबाह हो चुके हैं और लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि ये सिर्फ 2 कम्युनिटीज की लड़ाई नहीं रह गई, ये अब एक सिस्टम फेलियर बन चुकी है। सरकार ने क्या किया? 1 साल के लिए प्रेसिडेंट्स रूल लगाया।
नया चीफ मिनिस्टर लाया, 2 डिप्टी सीएम भी बना दिए, एक कुकी, एक नागा, ताकि बैलेंस बन सके। लेकिन असल जिंदगी में ये ग्रुप प्रोजेक्ट काम नहीं करता। जमीन पर कुछ खास नहीं बदला, लोगों का भरोसा नहीं लौटा। और फिर एक नया ट्विस्ट आया। नागा कम्युनिटी, जो पहले इस लड़ाई से दूर थी, अब इसमें शामिल होने लगी। फरवरी के आसपास एक घटना होती है जिसमें एक नागा व्यक्ति पर हमला होता है। उसके बाद बदले की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लोग गायब, किडनैपिंग, हमले, पूरा माहौल और ज्यादा टेंशन से भर जाता है। मार्च में तो हालत ये हो जाती है कि 21 नागा लोगों को बंधक बना लिया जाता है, महिलाएं और बच्चे तक शामिल। बाद में उन्हें छुड़ाया जाता है, लेकिन तब तक डर और नफरत दोनों फैल चुके होते हैं। फिर अप्रैल में एक एम्बुश होता है जिसमें एक रिटायर्ड नागा सैनिक समेत 2 लोग मारे जाते हैं। अब ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट एक मल्टीप्लेयर बैटल बन चुका है, जहां हर कोई किसी ना किसी से लड़ रहा है। और मजेदार या दुखद बात यह है कि हर कम्युनिटी को लगता है कि सरकार दूसरी साइड को सपोर्ट कर रही है। मैतेई कहते हैं सरकार कुकी को नहीं रोक रही, नागा कहते हैं सरकार कुकी को प्रोटेक्ट कर रही है, और कुकी क्या कहते हैं, हम पर ही सब इल्जाम क्यों। मतलब हर कोई कंफ्यूज है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सरकार का रोल लेकर है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी समस्या है तो कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, ये भरोसे का मुद्दा है। अब सीधा सवाल, सरकार क्या कर रही है? देखो, ऊपर से अगर आप देखोगे तो लगेगा कि काफी कुछ किया गया है। नया चीफ मिनिस्टर लाया गया, 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए, एक कुकी, एक नागा, ताकि सबको लगे कि रिप्रेजेंटेशन है, बैलेंस है। सुनने में यह ऐसा लगता है जैसे किसी घर में झगड़ा हो और आप बोल दो ठीक है, सबको बराबर हिस्सा दे देते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम हिस्से की नहीं है, प्रॉब्लम है भरोसे की, और वही भरोसा ग्राउंड पर मिसिंग है। लोगों को लगता है कि ये सब सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर्स है, यानी दिखाने के लिए कदम उठाए गए हैं, असली बदलाव नहीं हुआ। अब थोड़ा और डीप जाते हैं। 7 अप्रैल के हमले के बाद सरकार ने क्या किया? मीटिंग्स हुई, जॉइंट एक्शन कमेटी से बात हुई, एनआईए को केस सौंप दिया गया, कुछ सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स को अरेस्ट भी किया गया। अब सुनने में यह सब इंप्रेसिव लगता है, जैसे एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर क्या बदला? वायलेंस अभी भी चल रहा है, प्रोटेस्ट अभी भी हो रहे हैं, ट्रस्ट अभी भी 0 है। मतलब प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन रिजल्ट शीट ब्लैंक है। जॉइंट एक्शन कमेटी जेएसी ने साफ डिमांड्स रखी, मिलिटेंट्स पर सीधा मिलिट्री एक्शन, सिक्योरिटी फोर्सेस को सही जगह रिडिप्लॉय करना, जुडिशियल इंक्वायरी क्यों सिक्योरिटी फेल हुई, विक्टिम्स के परिवार को प्रोटेक्शन और कॉम्पेंसेशन। और सबसे शॉकिंग बात, उन्होंने कहा कि जब तक डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अब सोचो, एक परिवार अपने बच्चों का अंतिम संस्कार भी रोक रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें जस्टिस चाहिए। ये लेवल का दर्द है वहां। लेकिन सरकार का अप्रोच क्या है? डायलॉग, डिस्कशन, पेशेंस देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड पर लोग कह रहे हैं भाई 3 साल हो गए, अभी भी डिस्कशन ही चल रहा है। अब एक और बड़ा मुद्दा, सिक्योरिटी फोर्सेस। आपको लगेगा कि इतने फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस, तो सिचुएशन कंट्रोल में होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी उल्टी है। लोगों का आरोप है कि या तो सिक्योरिटी फेल हो रही है या कहीं ना कहीं बायस है। मैतेई कहते हैं हमें प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, नागा कहते हैं कुकी मिलिटेंट्स को सपोर्ट मिल रहा है, और कुकी कहते हैं हमें ही टारगेट किया जा रहा है। मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस बीच में सैंडविच बन चुकी है और हर कोई उन्हें सस्पिशियस नजर से देख रहा है। अब एक और कंट्रोवर्शियल चीज, यूएपीए के तहत पावर्स बढ़ा दी गई। अब एक हवलदार तक बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, सिर्फ सस्पिशन के आधार पर। सरकार कहती है इंसर्जेंसी बढ़ रही है, ये जरूरी है, लेकिन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कहते हैं इससे डर और बढ़ेगा, अब्यूज भी बढ़ सकता है। मतलब सिचुएशन ये है कि सिक्योरिटी बढ़ाने के चक्कर में इनसिक्योरिटी और बढ़ रही है। प्रधानमंत्री पिछले 3 साल में सिर्फ एक बार मणिपुर गए, वो भी काफी क्रिटिसिज्म के बाद। अब ये बात लोगों को बहुत चुभ रही है, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं तो लीडर्स हर जगह पहुंच जाते हैं, रैलीज करते हैं, स्पीचेस देते हैं, लेकिन जब एक स्टेट लिटरली जल रहा हो तब साइलेंस क्यों? लोगों को लगता है कि मणिपुर प्रायोरिटी नहीं है,
और ऑनेस्टली पॉलिटिकल रियलिटी भी यही दिखाती है। मणिपुर से सिर्फ 2 लोकसभा एमपीज आते हैं, मतलब पॉलिटिकल वेट कम है और शायद अटेंशन भी। अब एक और शॉकिंग बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस को मणिपुर से हटाकर वेस्ट बंगाल इलेक्शन में भेज दिया गया। अब ये सुनकर लोगों का रिएक्शन क्या होगा? यहां लोग मर रहे हैं और आप फोर्सेस इलेक्शन में भेज रहे हो, मतलब ऑप्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ग्राउंड रियलिटी कम, और इसी वजह से लोगों का ट्रस्ट पूरी तरह टूट चुका है। आज मणिपुर में हालत यह है कि लोग सरकार पर भरोसा नहीं करते, सिक्योरिटी फोर्सेस पर भरोसा नहीं करते, और कई जगहों पर लोग खुद मिलिशिया ग्रुप्स पर डिपेंड कर रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। अब जब स्टेट फेल हो जाए तो लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, और वही सबसे डेंजरस स्टेज होती है, क्योंकि फिर लॉ नहीं चलता, सिर्फ पावर चलता है। और अभी मणिपुर उसी स्टेज पे खड़ा है। आज मणिपुर की हालत क्या है? लोग अपने घरों में नहीं रह पा रहे, 10,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं और हजारों लोग राहत शिविरों में जिंदगी काट रहे हैं। अब राहत शिविर सुनने में थोड़ा कंफर्टिंग लगता है, लेकिन असल में ये वो जगह होती है जहां लोग बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते। और सबसे दर्दनाक बात, वहां भी लोग सुरक्षित नहीं है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर हुआ, लेकिन आपने उसके बारे में कोई कैंडल मार्च, ट्रेंडिंग हैशटैग या डिबेट नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी कहानी वायरल नैरेटिव में फिट नहीं बैठती। यही असली समस्या है, हम इंसान नहीं, कंटेंट देखने लगे हैं। अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि मणिपुर लिटरली अलग अलग जोन में बंट चुका है। एक कम्युनिटी दूसरे इलाके में जा ही नहीं सकती, यहां तक कि चीफ मिनिस्टर भी हर जगह फ्रीली नहीं जा सकते। मतलब ये किसी दूसरे देश का बॉर्डर नहीं है, ये अपने ही देश का एक स्टेट है। और हालात इतने खराब हैं कि लोगों के पास इलीगल हथियार बड़ी संख्या में हैं। मिलिशिया ग्रुप्स, विलेज डिफेंस ग्रुप्स, क्रिमिनल गैंग्स सब एक्टिव हैं। अब सोचो, जब हर किसी के हाथ में बंदूक हो और भरोसा किसी पर ना हो, तो सिचुएशन क्या बनेगी? एग्जैक्टली, केओस। और यही हो रहा है। सरकार कहती है हमने बहुत सारे हथियार वापस ले लिए हैं, लेकिन ग्राउंड पर लोग कहते हैं भाई अगर हथियार कम हुए हैं तो गोलीबारी क्यों बढ़ रही है? अब एक और बड़ा मुद्दा, लीडरशिप। मणिपुर के जो एमपीज हैं वो भी पूरे स्टेट की आवाज नहीं बन पा रहे, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी कम्युनिटी का लीडर बन गया है। मतलब नेशनल लेवल पर भी कोई यूनिफाइड वॉइस नहीं है, और यही कारण है कि यह मुद्दा दिल्ली तक पूरी ताकत से पहुंच ही नहीं रहा। पहले यह हिंसा स्पोरैडिक थी, यानी कभी कभी होती थी। अब ये ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है, पॉलिटिकल हो चुकी है और लगातार हो रही है। मतलब ये कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक परमानेंट क्राइसिस बन चुका है। और सरकार का रिस्पॉन्स क्या है? और ज्यादा मिलिटराइजेशन, और ज्यादा फोर्स, और ज्यादा लॉज। अब अगर हम थोड़ा ब्लंट होकर बात करें तो सिचुएशन कुछ कुछ इंडिया पाकिस्तान जैसी लगने लगी है, लेकिन ये कंपैरिजन किसी बॉर्डर का नहीं बल्कि माइंड सेट का है। दोनों तरफ के लोग सफरिंग कर रहे हैं, मैतेई भी, कुकी भी, नागा भी और सिक्योरिटी फोर्सेस भी। लेकिन पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है कि रिकंसिलिएशन का स्कोप बहुत कम दिख रहा है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की और हमारी भी। क्योंकि सच ये है, जब तक हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, इसे शेयर नहीं करेंगे, इसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये इश्यू बैकग्राउंड नॉइज ही बना रहेगा। सरकार भी यही सोचती है, लोग चुप हैं तो मामला धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड पर लोग मर रहे हैं, बच्चे तक सेफ नहीं हैं। और ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये रियल लोग हैं, रियल लाइव्स हैं। मणिपुर को सिंबलिज्म नहीं चाहिए, उसे रियल पॉलिटिकल विल चाहिए, रियल एक्शन चाहिए, और शायद सबसे जरूरी अटेंशन चाहिए। क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा है या नहीं। अगर है तो फिर ये साइलेंस क्यों? तो दोस्तों, मणिपुर की ये कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जब हम किसी समस्या को लगातार नजरअंदाज करते हैं तो वो धीरे धीरे एक संकट बन जाती है, और फिर उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी इकोनॉमी, आर्मी या इलेक्शन से नहीं मापी जाती,
बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वो अपने सबसे कमजोर, सबसे दूर बैठे लोगों की कितनी परवाह करता है। मणिपुर में जो हो रहा है वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये ट्रस्ट का कोलैप्स है, गवर्नेंस की चैलेंज है और सोसाइटी के टूटने की चेतावनी है। और अगर हम सच में इससे कुछ सीखना चाहते हैं तो वो ये है कि समस्याओं को इग्नोर करना उन्हें खत्म नहीं करता, उन्हें और डेंजरस बना देता है। रिप्रेजेंटेशन सिर्फ पोजीशंस देने से नहीं आता, ग्राउंड पर जस्टिस और ट्रस्ट बनाने से आता है। और सबसे जरूरी, डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, बल्कि सवाल पूछने का भी नाम है। आज जरूरत है कि हम इन्फॉर्म्ड रहें, अनबायस्ड रहें और हर उस आवाज को सुने जो ग्राउंड से उठ रही है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की क्यों ना हो, क्योंकि अंत में ये उनकी समस्या नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम आज भी चुप रहे तो कल ये सवाल कहीं और खड़ा होगा और शायद तब जवाब देना और भी मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, समझिए और अपनी आवाज उठाइए।